हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंघाटिया और आज हम जो हमारा बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 6 है, तो इसके अंदर जो है जिसका नाम है बेसिकली जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, तो इसकी यूनिट नंबर 4 हम करने वाले हैं और यूनिट 3rd एंड 5th की ऑलरेडी वीडियोस जो हैं वो पब्लिक कर दी गई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अति लघुत्रात्मक प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि संस्कृति से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, संस्कृति शब्द जो है वो संस्कार से बना है। संस्कार का अर्थ है शुद्धि की क्रिया। चलिए इसका आकार थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि शब्द की जो मात्राएं हैं वो मिटे नहीं। चलिए देखिए, संस्कृति शब्द संस्कार से बना है और संस्कार का अर्थ है शुद्धि की क्रिया अथवा परिष्कार। इसका तात्पर्य यह है कि संस्कृति का संबंध उन सभी वस्तुओं और विचारों से है जो व्यक्ति का परिष्कार कर सके। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि संस्कृति का अभिप्राय सामाजिक प्रशिक्षण के उन तरीकों तथा मानवीय ज्ञान से है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अनुकूलन जो है वो सीखता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये एक तरह की ट्रेनिंग है। ठीक है, संस्कृति का मतलब एक ट्रेनिंग हो गई और एक ज्ञान का भंडार हो गया जो कि हमें समाज के अंदर अनुकूलित जीवन हम जी सके, तो उसके लिए हमें ट्रेन करता है। बेसिकली एक व्यक्ति जीवन के आरंभ से ही परिवार, विद्यालय व बाहरी जगत के उन व्यवहारों को सीखना आरंभ कर देता है जिन्हें उनके समाज में आवश्यक समझा जाता है। जो भी हमारे समाज में आवश्यक चीज़ें हैं वो हम परिवार से सीखते हैं, विद्यालय में सीखते हैं या फिर आस पड़ोस से सीखते हैं। बेसिकली व्यवहार करना जो है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे हर्ज़कोविट्ज़ के अनुसार संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यानी कि ऐसा पर्यावरण जो बनाया तो मनुष्यों ने है लेकिन हमें मिल जाएगा हमारे पर्यावरण के रूप में। ठीक है, रॉबर्ट बीटस्ट्रीट के अनुसार, रॉबर्ट बीटस्ट्रीट बोलते हैं कि संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है। यानी कि एक ऐसा आदर्शवाद है जिसे हमें अगर हम अपनाते हैं तो हम अनुकूलित होते हुए चले जाते हैं, जिसमें वह सभी विशेषताएं हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते उन्हें अपने पास रखते हैं। पूर्वोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संस्कृति भौतिक और अभौतिक तत्वों की वह जटिल संपूर्णता है जिसे व्यक्ति समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है तथा जिसमें अपना संपूर्ण जीवन वो व्यतीत करता है। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृति के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो और अधिक अभी संस्कृति की परिभाषा तो पढ़ ली है कि ठीक है, ये ऐसी चीज़ है या एक ऐसी ट्रेनिंग है या एक ऐसा आदर्शवाद है जिसे हम अपनाएंगे तो समाज में हम अपनी भूमिका को या इस टाइप से अनुकूलित होते चले जाएंगे कि हमें समस्याएं जो है वो नहीं आएंगी। यह एक जीवन जीने का ढंग होता है। ठीक है, तो अब हम इसके स्वरूप को और अधिक स्पष्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। संस्कृति स्वयं में एक व्यापक शब्द है जिसमें पूरे मानव जाति के इतिहास का निचोड़ समाहित है। यानी किसने किस टाइप से जिया वो नहीं, पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है कि किस टाइप से हमें जीना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमें एक सिस्टम ढाल करके दिया है, क्योंकि पहले जो आदि मानव होते थे, हम आज तो उनकी तरह नहीं रहते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने उनकी जो जो अच्छी चीज़ें थी वो कलेक्ट होती गई और हमें जो है संस्कृति के रूप में मिल गई। अतः संस्कृति का स्वरूप भी बहुत व्यापक है। निम्नलिखित बिंदुओं से इसे आसानी से समझा जा सकता है। पॉइंट वाइज समझते हैं कि संस्कृति समाज के मूल्यों, आदर्शों, विचारों और प्रतीकों का एक दायरा है कि समाज में कैसे आदर्श हैं, कैसे मूल्य हमें अपनाने चाहिए, कैसे विचार हमें जो है होने चाहिए, कैसे प्रतीक है। संस्कृति व्यक्ति की सामाजिक विरासत होती है, न कि जैविकीय विरासत। यानी कि वो सामाजिक विरासत है। संस्कृति का हस्तांतरण होता है। इस हस्तांतरण में भाषा एवं संकेतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। संस्कृति अर्जित की जाती है और यह अर्जन बहुत धीरे धीरे होता है। अर्थात संस्कृति के अर्जन की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। हमें पता भी नहीं चलता कैसे हम हमारे परिवार की, हमारे समाज की जो संस्कृति है उसके अंदर ढलते चले जाते हैं। संस्कृति निरंतर प्रगतिशील रहती है। संस्कृति के अंदर भौतिक और अभौतिक तत्व दोनों ही आते हैं और संस्कृति ही समाज के आदर्शों के लिए प्रेरणा स्रोत की भूमिका निभाती है। यानी कि आपको कैसा बनना चाहिए, इसके लिए आपकी जो प्रेरणा स्रोत बनेगी वो आपकी संस्कृति होगी। ठीक है, आगे देखिएगा।
तीसरा प्रश्न है, संस्था से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, किसी भी संस्था का निर्माण समाज के संस्थापक सदस्य अपने अनुभव, सैद्धांतिक पृष्ठभूमि एवं प्रयोजन यानी कि प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी प्लानिंग करके करते हैं। संस्था को समाज द्वारा कार्य करने की मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग भी कहा जाता है। यानी कि संस्था जो होती है वो क्या होती है कि समाज द्वारा उसको एक निश्चित ढंग से कार्य करने की मान्यता प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति बनाई जाती है उन्हीं की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली को संस्था कहा जाता है। यानी कोई भी कमेटी बना ली, कोई भी समिति बना ली, अब वो जिस भी काम को करने के लिए बनाई है उस काम की जो कार्यप्रणाली होगी उसे संस्था कहेंगे। संस्था के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने कई बार सुना होगा कि आपके जो बेसिकली जब आप स्कूल टाइम में थे तो आपके प्रिंसिपल सर जो है, या आप कॉलेज में हैं तो प्रिंसिपल सर आपको कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी अध्यापक विशेष से किसी भी टाइप की गलानी न रखें। इस टाइप का तथ्य या इस टाइप का जो कोटेशन आपने कई बार देखा होगा, कई बार सुना होगा किसी भी व्यक्ति से कि किसी भी संस्था का, किसी भी शैक्षणिक संस्था का हमें नुकसान नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ चल रही रंजिश के चलते। यानी कि व्यक्तियों का जो समूह है, जो समिति है, वह संस्था नहीं है, बल्कि जो सिस्टम है, जो कार्यप्रणाली है, वो संस्था है। ठीक है, आगे देखिएगा। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार कुछ परिभाषाएं हैं। संस्था सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्यप्रणाली के वास्तविक स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। बोगार्ड्स के अनुसार संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसे मुख्य रूप से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुस्थापित प्रणाली के द्वारा संगठित किया गया है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि संस्थाएं मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित स्वरूप है जो समाज द्वारा मान्य है। आगे देखिएगा, जाति की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। जाति के बारे में बात कर लेते हैं। जाति की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। देखिए, जाति जन्मजात होती है, यानी कि अर्जित नहीं होती है। जन्म के बाद ऐसे जाति चेंज वगैरह करने का ऐसे सिस्टम नहीं होता है। जहाँ जन्म गए यानी जन्मजात रूप से आपको अपने पेरेंट्स से मिलेगी वो। ठीक है, व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है मृत्यु तक उसकी वही जाति होती है। कोई व्यक्ति अपनी जाति नहीं बदल सकता। कुछ जातियाँ उच्च और कुछ निम्न मानी जाती है। देखिए, यहाँ पर आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि कुछ जातियाँ उच्च और कुछ जातियाँ निम्न होती हैं। ऐसा नहीं है, होती कुछ भी नहीं है, बल्कि मानी जाती है जिसका निर्धारण जन्म के आधार पर कर लिया जाता है। उच्च जातियों को विशेष अधिकार मिले हैं तो निम्न जातियों पर विविध प्रकार के प्रतिबंध हैं। जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल होते हैं। विवाह अपनी ही जाति में कर सकते हैं। जाति व्यवस्था में खानपान के विशेष नियम हैं। उच्च जातियां निम्न समझी जाने वाली जातियों से खानपान का संबंध नहीं रखती हैं। ठीक है, ऐसा समाज में हमने जो है साधारणतः आपने देखा भी है। एक जाति के सामान्यतः एक समान संस्कृति के साझीदार होते हैं। इनके समूह के लोगों की जीवन शैली, आचार विचार में एक रूपता होती है। यानी कि बेसिक सी बात है, जिसकी जो जाति होगी वो उसी तरह की, यानी एक एक जाति की अपनी अपनी अलग अलग तरीके की संस्कृति होती है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, धर्म में लैंगिक पक्षपात स्पष्ट करें। अब देखिए सिंपल सी बात कि धर्म में किस टाइप से लैंगिक पक्षपात होता है। देखिए, लैंगिक पक्षपात का आशय लिंग के आधार पर भेदभाव करना, अर्थात एक लिंग को ज़्यादा महत्व देना और दूसरे लिंग को कम महत्व देना। तो देखिए, लैंगिक पक्षपात से हमारा अभिप्राय बालक और बालिका में व्याप्त लैंगिक असमानता से है। बालक एवं बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद किया जाता है। धर्मों में हमें यह देखने को मिलता है। कैसे? देखिए, जैसे हिंदू धर्म या सनातन धर्म में अथर्ववेद में यह कहा गया है कि स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के, युवावस्था में पति के और साथ तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। तो ये कहाँ का न्याय है भाई? ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है ये कि स्त्रियों को इस टाइप से रहना चाहिए? आगे देखिए, भारत में माता पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए भी पुत्र की आवश्यकता पड़ती है। क्या पुत्रियां जो है दाग संस्कार नहीं कर सकती हैं, अंतिम संस्कार नहीं कर सकती हैं? आगे देखिए, मुस्लिम धर्म में भी स्त्रियों को हमेशा पति और पुत्र के अधीन ही रखा गया है। यहाँ तक किसी रक्त संबंध वाले पुरुषों के बिना उन्हें अपनी धार्मिक यात्रा यानी कि हज करने का अधिकार भी नहीं है। इस तरह प्राचीन मान्यताओं के कारण जो है स्त्री को पुरुषों से कमतर समझा जाता है, जो कि कतई
सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, पाठ्य चर्चा में लैंगिक समानता के विकास की आवश्यकता क्यों है? देखिए, शैक्षणिक परिवेश में लैंगिक समानता की आवश्यकता निम्न कारणों से है। सामाजिक लैंगिक विषमता को समाप्त करना, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना, यानी कि लैंगिक समानता के विकास की आवश्यकता क्यों है, समानता हमें क्यों लानी चाहिए? तो देखिए, सिंपल सी बात है, इसकी आवश्यकता इस कारणों से है कि लैंगिक समानता लाएंगे तो लैंगिक विषमता खत्म हो जाएगी, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो जाएगी, शिक्षा में गुणवत्ता की वृद्धि करना, लैंगिक रूढ़िवादिता में कमी लाना, यानी कि एक तरह से ये कहा जाए कि विकास करने के लिए हम किस टाइप से क्या क्या जो है बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। लैंगिक भूमिका में परंपरागत सोच में बदलाव लाना, तो ये चीज़ें करके हम जो है लैंगिक समानता का विकास कर सकते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से लड़कियों में समान अभिवृत्ति का विकास करना, सन 1980 में विश्व स्तर पर पाठ्यपुस्तकों से लैंगिक पक्षपात और रूढ़िवादिता को निकालने का प्रयास किया गया और स्त्री शिक्षा की वृद्धि पर ध्यान दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, 7वां, विद्यालय में लिंग की छिपी पाठ्य चर्चा से क्या तात्पर्य है? देखिए, छिपी पाठ्य चर्चा जो है आपने 3rd यूनिट में पढ़ ली थी। छिपी पाठ्य चर्चा क्या होती है? यानी कि बिना डायरेक्टली उसका लेक्चर लगाए, उसके बारे में समझाए, बिना प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दिए व्यवहार में जो चीज़ें सिखा दी जाती हैं उन्हें छिपी पाठ्य चर्चा कहते हैं। सीधी सी बात, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सी बात, विद्यालय में लिंग की छिपी पाठ्य चर्चा कैसे पता चलती है, यानी कैसे बच्चे सीख जाते हैं? तो देखिए, संगठनात्मक व्यवस्था, जैसे लिंग के अनुसार कक्ष में बालक बालिकाओं के बैठने की व्यवस्था, तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। बालक बालिकाओं के बैठने की व्यवस्था जो है वो सेपरेट होती है। एक साइड में बालक बैठते हैं, एक साइड में बालिकाएं बैठती हैं। तो यहाँ से संगठनात्मक व्यवस्था जो है इसकी छिपी पाठ्य चर्चा बच्चे ने सीख ली है, यानी छिपी पाठ्य चर्चा बच्चे की हो चुकी है, उसको पढ़ाया जा चुका है कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग बैठना चाहिए। आगे देखिए, विद्यालय में विभिन्न कार्यों का विवरण एवं श्रम का लैंगिक विभाजन, यानी कि जो टीचर्स बच्चों को जो काम देते हैं, जो भी श्रम का काम होता है, तो या जो भी कार्य बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं, बच्चे को असाइन करते हैं टीचर्स जो हैं, वो इस टाइप का देते हैं कि बालिकाओं को तो बिल्कुल सॉफ्ट काम देते हैं, जैसे साफ़ सफाई, साज सज्जा, रंगोली, और बालकों को कोई ऐसा काम देते हैं जो बाहर का हो, ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा कि आपने 3rd यूनिट में ऑलरेडी पढ़ लिया है, लैंगिक असमानता बिल्कुल कम करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह है कि लिंग के प्रति उनकी जो मानसिकता बन जाती है, उनको वो चीज़ें जो बिना बताए बिना कहे वो सीख जाते हैं, वो क्यों सीख जाते हैं उसके कारण यहाँ पर हैं, ठीक है। तो देखिए आगे, बालक एवं बालिकाओं को पृथक तरीके से अनुशासित करना, यानी दोनों के लिए दंड और पुरस्कार के लिए अलग अलग विधान। यानी कि क्या होता है, जैसे आप सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, लड़कियों को दंड देना है तो हाथ ऊपर करा करके उनको दंड दिया जाता है, लड़कों को दंड देना है तो उनको मुर्गा बना दिया जाता है। मेरा कहना यहाँ पर ये नहीं है कि लड़कियों को भी मुर्गा बना दिया जाए, लेकिन तरीका तो अलग अलग है ना, ठीक है। आगे देखिए, विद्यालय में प्रतिदिन के कार्यकलाप, अभ्यास एवं परंपराएं, अर्थात बालक एवं बालिकाओं की अलग अलग पंक्तियां बनाना, दोनों को अलग अलग समूह में बांटना, तो ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं लैंगिक जो असमानता है वो उसके बारे में बच्चा सीख जाता है, ठीक है। फिर वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करने लगता है। आगे देखिए, पाठ्य चर्चा विकास पुस्तक के अनुसार छिपी पाठ्य चर्चा किसी कक्ष या विद्यालय के भौतिक स्थिति, शिक्षक या छात्रों के मनोभावों, शिक्षक छात्र इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया, सहकर्मियों के प्रभाव और अन्य कारक जो ज्ञान को प्रतिपादित करने को प्रभावित करती हैं को संदर्भित करती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 8, पाठ्य चर्चा में लैंगिक समानता विकसित करने के प्रयासों का वर्णन कीजिए। यानी लैंगिक समानता कैसे हम विकसित करें, जो असमानता प्रकट होती है या असमानता बच्चे सीख जाते हैं उसको कैसे अवॉइड किया जाए, और लैंगिक समानता को कैसे विकसित किया जाए, इसके लिए हमें एज ए टीचर क्या प्रयास करने चाहिए, क्योंकि आप भी जो है एज ए भावी अध्यापक हैं आप, तो आपको भी ये सब चीज़ें करनी होंगी। और देखते हैं पॉइंट वाइज, देखते हैं कि निम्न प्रयास करने चाहिए। पहला देखिए, लैंगिक भेदभाव वाले शब्दों की जगह लैंगिक समावेशित शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये तो समझ में आता है, सिंपल सी बात। उदाहरण है, मैनकाइंड की जगह ह्यूमन काइंड, पुलिस मैन की जगह पुलिस ऑफिसर, क्योंकि पुलिस मैन ही होता है क्या, वुमेन नहीं होती है क्या। तो सिंपल सी बात है, पुलिस मैन नहीं बोलना चाहिए, पुलिस ऑफिसर बोलना चाहिए। उसमें लेडी ऑफिसर भी हो सकती हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है।
आगे देखिए, पुस्तकों का जेंडर ऑडिट करवाना चाहिए, यानी कि पुस्तक के अंदर कहीं भी इस तरह के उदाहरण न हो, कहीं भी इस तरह की शब्दावली का प्रयोग न किया गया हो जिसके अंदर लड़कियों को, महिलाओं को कमतर समझा गया हो किसी भी मायने में, या किसी भी मायने में वो लैंगिक असमानता का भाव प्रकट करने वाली नहीं होनी चाहिए। इसलिए जितनी भी पुस्तकें हैं, खास करके जो प्राइमरी सेक्शन है और जो माध्यमिक शिक्षा होती है, उसके अंदर जेंडर ऑडिट ज़रूर करवाना चाहिए। आगे देखिएगा, पाठ्य चर्चा निर्माण करने वाले सदस्यों को भी लैंगिक समानता के आधार पर चयन करना चाहिए। पाठ्य चर्चा निर्माण में पुरुष और महिलाओं का बराबर अनुपात होना चाहिए। पाठ्य चर्चा निर्माण करते समय लैंगिक समानता के प्रसंगों को समझकर पाठ्य चर्चा में शामिल किया जाना चाहिए, यानी लैंगिक समानता के बारे में जितना बताया जाए उतना बताना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, लैंगिकता और पाठ्यक्रम रूपरेखा पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो देखिए, सिंपल सी बात है, एक संक्षिप्त टिप्पणी हम कर देते हैं चलो, कि भारत सरकार ने लैंगिक भेदभाव को दूर करने व लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा में समय समय पर परिवर्तन किया, जिससे समय की आवश्यकता अनुसार लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, समाज में जागरूकता लाने के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा में परिवर्तन किए गए। ठीक है, आगे देखिए, अब आते हैं हमारे लघुतरात्मक प्रश्न, यानी थोड़े से बड़े होंगे, थोड़ा सा बड़ा आंसर हमें यहाँ पर लिखना है, शब्द सीमा जो है हमारी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो प्रश्न नंबर 1 है कि लिंग निर्धारण में संस्कृति एवं संस्थानों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आंसर देखते हैं। संस्कृति के बारे में हमने जान लिया है कि एक विधान होता है, या ये कहे कि सिंपल सी बात है, एक आदर्शवाद होता है। ठीक है, और संस्थानों की बात करें तो एक जो कार्यप्रणाली होती है, किसी भी कार्य विशेष के लिए बनाई गई संस्था जो कार्य प्रणाली अपनाती है उसे संस्था कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लिंग निर्धारण में संस्कृति एवं संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लैंगिक निर्धारण परिवार नामक संस्था से सर्वप्रथम प्रारंभ होता है। परिवार ही बालक बालिकाओं में संस्कृति का पोषण करते हैं, जिससे उनमें विविध प्रकार के रीति रिवाज, रहन सहन, सदाचार, आदर, सत्कार एवं नैतिकता जैसे अनेक सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। परिवार का कर्तव्य संस्कृति को परिवर्तित करना भी है, और वर्तमान समय में लिंग निर्धारण की भूमिका सामाजिक एवं सांस्कृतिक तर्क पर बनाई गई है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय समाज में लैंगिक विभेद भी बहुत अधिक प्रचलित है। सामाजिक रीति रिवाजों एवं संस्कृति के आधार पर विवाह नामक संस्था की व्यवस्था की गई है। सरकार ने बालक बालिकाओं के विवाह संबंधी आयु निर्धारित कर रखी है, और 18 वर्ष से पूर्व बालिकाओं का विवाह तथा 21 वर्ष से पूर्व बालकों का विवाह वैध नहीं माना जाता है। लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विवाह धड़ल्ले से किए जा रहे हैं, जिससे बालिकाओं की शिक्षा दीक्षा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अतः सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सभी संस्थाओं को लिंग संतुलन को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए भाई, जिससे समाज में फैली हुई कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर किया जाए। परिवार, समाज, समुदायों आदि संस्थाओं द्वारा स्त्री और पुरुषों को समान अवसर, समान अधिकार प्रदान करने चाहिए। संस्कृति के उदय से ही राष्ट्र का उदय होता है, और जिस देश की संस्कृति उन्नत नहीं होती है ना, वो देश भी समुन्नत नहीं हो सकता। इस प्रकार किसी देश, जाति, संस्था या समिति की आत्मा संस्कृति ही होती है। इससे मानव के उन सब संस्कारों का बोध होता है जिसके सहारे वह अपने सामूहिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन के आदर्शों का निर्माण करता है। इस प्रकार लिंग निर्धारण में भी समाज, समिति और अन्य संस्थाओं को अपनी संस्कृति का क्षेत्र व्यापक रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, लैंगिक विभेद तथा वर्ग, जाति, धर्म एवं क्षेत्र का प्रतिच्छेदन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो चलिए इस पर देखते हैं कि किस टाइप से ये प्रश्न है और किस टाइप से हमें इसका उत्तर देना है। पहले तो प्रश्न को समझिएगा कि एक साइड तो रहा हमारा लैंगिक विभेद, यानी कि बॉय एंड गर्ल, महिला और पुरुष, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लैंगिक विभेद। लेकिन एक अलग विभेद, हमारे एक अलग क्लासिफिकेशन, एक अलग वर्गीकरण हमारे समाज में चलता है, जो कि वर्ग के आधार पर होता है, या जाति के आधार पर होता है, या धर्म के आधार पर होता है, या फिर क्षेत्र विशेष के आधार पर भी होता है। यानी कि राजस्थानी लोग, या राजस्थान में भी अलग अलग क्षेत्र हैं। ठीक है, जैसे मारवाड़ी लोग अलग होते हैं। ठीक है, इस टाइप से तो अलग अलग जो क्षेत्र विशेष में जो है अलग अलग उनका मतलब क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण कर दिया जाता है। जैसे पंजाब में पंजाबी हैं, बंगाल में बंगाली हैं, इस टाइप से। ठीक है, क्षेत्र विशेष के आधार पर तो इस टाइप से इनका जो क्लासिफिकेशन कर दिया गया,
इनका प्रतिच्छेदन का मतलब है जो वर्गीकरण कर दिया गया उस पर टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो देखिएगा कि लैंगिक विभेद तथा सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिच्छेदन का स्वरूप वर्ग, जाति, धर्म और क्षेत्र है। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से अंतःक्रिया करता है तो उसका व्यवहार एक सामाजिक नियमों एवं लैंगिक भेदभाव के अनुरूप होता है। एक व्यक्ति दिन भर में अनेक लोगों के संपर्क में आता है, जिसमें उसके माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बेटी, शिक्षक, पड़ोसी, दुकानदार आदि अनेक व्यक्ति होते हैं, लेकिन इनमें से प्रत्येक के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता है। वर्ग को उस स्तर के रूप में पहचाना जा सकता है जिसमें व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होती है या बनी रहती है। विश्व के अधिकांश भागों में सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार जो है वो वर्ग ही है। एक वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति भी एक जैसी होती है, यानी सभी दुकानदारों के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, सभी महिलाओं के साथ, सभी पुरुषों के साथ, इस टाइप से। प्रत्येक वर्ग की अपनी एक उप संस्कृति होती है। वर्ग व्यवस्था समाज का एक खुला स्वरूप है। वर्ग की प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति अपना पारिवारिक वैवाहिक संबंध अथवा मित्रों का चुनाव भी अपने वर्ग के अंतर्गत ही करते हैं, और कोई भी व्यक्ति गतिशीलता के आधार पर अपने से ऊपर वाले वर्ग में या अपने से नीचे वाले वर्ग में सम्मिलित नहीं हो सकता है, या फिर ये कहीं कि हो सकता है गतिशीलता के आधार पर। ठीक है, अतः व्यक्ति जीवन में मान्य भौतिक सफलता को प्राप्त करने की दौड़ में बिना किसी रुकावट के शामिल हो सकता है तथा अपने वर्ग को परिवर्तित कर सकता है। प्रतिच्छेदन का दूसरा आधार जाति है, यानी क्लासिफिकेशन का दूसरा बेसिस कौन सा लिया जाता है? जाति। भारतीय समाज में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जाति के आधार पर ही व्यक्ति की समाज में स्थिति निर्धारित होती है। जातिगत सदस्यता जन्मजात होती है, जिसे संपत्ति, निर्धनता, सफलता, असफलता तथा व्यक्तिगत गुण दोषों के आधार पर बदला नहीं जा सकता है। प्रत्येक जाति के कुछ नियम एवं प्रतिबंध होते हैं। जातीय उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इससे लैंगिक विभेद को बढ़ावा मिलता है, और जाति के आधार पर लिंग भेद का प्रमुख कारण है विवाह, क्योंकि प्रत्येक जाति रूढ़िवादिता के कारण अपनी ही जाति प्रजाति में विवाह करना चाहता है, और जाति के बाहर विवाह करने वाले को जाति से निष्कासित कर दिया जाता है, और इससे समाज में लिंग भेद एवं जातिगत बढ़ावा मिलता है। और तीसरा आधार है धर्म। धर्म शब्द तो अत्यंत व्यापक है भाई। धर्म शब्द का अर्थ होता है धारण करना या रक्षा करना। ऋग्वेद के अनुसार धर्म वह तत्व है जो ऊंचा उठाने वाला होता है या पालन पोषण करता है। भारत अनेक धर्मों की भूमि है, और धर्मों की विविधता के कारण सामाजिक और लैंगिक विविधता भी प्रदर्शित होती है। क्षेत्रीयता के आधार पर लिंग विभेद प्रदर्शित होता है। क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व समान नहीं होने के कारण भी लैंगिक विभेद जो है वो देखने को मिलता है।